पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा सरकार में डीजीआई पीआर डिपार्टमेंट के साथ मीडिया सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, 25 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र है। कांग्रेस कह रही है कि नूह का मामला हो, बच्चों के परीक्षाओं का खिलवाड़ का मामला हो, सीईटी के बाद जो परीक्षाएं हुई, या बाढ़ का मामला हो, इन तीन अहम मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से घेरेबंदी की जाएगी। देखिए धरनी जी, आप पिछले लगभग 8-8.5 साल के इतिहास को अगर देखते हैं, जब भी विधानसभा का सत्र आना होता है तो विपक्ष के द्वारा बहुत सी बातें कही जाती हैं, मीडिया के अंदर बहुत से बयान जारी किए जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा सत्र चलता है तो वहां पे विपक्ष की स्थिति बहुत उलट होती है। अक्सर ये देखा गया, विपक्ष चर्चा करने से बचता है, और जब किसी विषय पे चर्चा की बात आती है तो विपक्ष के पास एकमात्र हथियार होता है वॉकआउट। ये आप लगातार देख रहे हैं। उसका बड़ा कारण है, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 8.5 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और उस सरकार ने हरियाणा में जिस तरह के काम किए, हरियाणा को आर्थिक दृष्टि की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, युवाओं को रोजगार की बात करें, जिस तरह के काम किए वो हरियाणा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस तरह की व्यवस्था हरियाणा में थी। हरियाणा पूरे देश में बदनाम था इन व्यवस्था के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहली चोट इस व्यवस्था पे की। रोजगार के विषय में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष के मित्र इस विषय पे बात करेंगे, हम तो चाहते हैं आप बात कीजिए, क्योंकि जब विधानसभा में बात होती है तो सारे तथ्य रखे जाते हैं। तब इस बात का जवाब विपक्ष को देना पड़ेगा कि जब आप सत्ता में थे उस वक्त नौकरियों की बंदरबाट क्यों होती थी। हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर 12 से ज्यादा नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द क्यों कर दी थी। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। और ये सरकार वो सरकार है जिसने अपने 8.5 साल के कार्यकाल में 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां दी। और जहां तक युवाओं के रोजगार की बात है, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आया, 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग लगे, 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को उसमें रोजगार मिला, तो ये भी एक तथ्य है जिसके ऊपर विपक्ष से बात होगी। विपक्ष से पूछा जाएगा कि क्या वजह थी कि आपके कार्यकाल में निवेश नहीं आता था, क्या वजह थी कि आपके कार्यकाल में उद्योग हरियाणा से पलायन करने को मजबूर हो गए थे, क्या वजह थी कि होंडा जैसी कंपनी के अंदर एक इतनी बड़ी दुर्घटना आपके कार्यकाल में हुई, क्या वजह थी कि मारुति अपने एक्सटेंशन उद्योग को बाहर ले जाने पे मजबूर हुई। तो ये सारे बिंदु ऐसे हैं, जब विधानसभा में चर्चा होती है तो इन बातों के लिए विपक्ष को जवाब भी देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं पहले से कह रहा हूं, आप देखिएगा कि विपक्ष अंत में वॉकआउट करके अपनी जान बचाने का प्रयास करता है। विधानसभा सत्र में नूह के मामले को कांग्रेस निसंदेह उठाएगी। कांग्रेस की तरफ से खुले रूप से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो गेम खेली थी वो उल्टी पड़ गई। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, कांग्रेस जो अपने उनके विधायकों ने कुकृत्य किया, मैं उसको कुकृत्य इसलिए बोल रहा हूं कि एक विधायक मामन खान ने पहले विधानसभा में जिस तरह की उकसावे की भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया उसी उकसावे की भाषा के लिए, फिर उन्होंने स्वयं एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए खुद की तो बात कही, अपने साथी विधायक के बारे में भी कहा कि जो मैं बोल रहा था वो तो वो भी बोल रहे थे। तो पहले तो कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपके विधायक इस तरह से उकसावे की भाषा का क्यों प्रयोग कर रहे थे। उनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह का माहौल बना के प्रदेश के भाईचारे को, शांति को भंग करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा था। क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, स्वाभाविक है उसका प्रभाव पड़ता है। और ये जो इस तरह से कांग्रेस के विधायक के द्वारा जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उसके लिए कांग्रेस को विधानसभा में चर्चा अगर होती है तो बताना पड़ेगा कि उस विधायक की मंशा क्या थी, वो विधायक इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा था। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कि फिर अगर वो विधायक सही था तो उसने ट्वीट जो किया था वो ट्वीट डिलीट क्यों किया। ये सब बातें भी तो बतानी पड़ेंगी ना। जी, जिस प्रकार से सीईटी की परीक्षाओं के बाद जो परीक्षाएं होती हैं, 2 दिन की परीक्षाएं थी, कानूनी पेचीदगियों के बीच में एक जो पहले परीक्षा होनी थी वो लेट भी हुई, लेकिन हो गई परीक्षाएं किसी तरह से। उनमें 50-55 सवाल रिपीट होना, वही सवाल एक दूसरे प्रश्न पत्रों में आना, स्टूडेंट्स भी इस मामले में जो नौकरी के चाहवान बच्चे हैं वो भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं।
देखिए, पहली बात तो जो आपने प्रश्नों के रिपीट होने की बात की है, ग्रुप 57, ग्रुप 56 में जो वो 41 प्रश्नों की बात जो है वो कही गई कि रिपीट हुए। हालांकि बोर्ड जो एक स्वायत्त संस्था है उसने बाकायदा उस एजेंसी को नोटिस जारी किया है, जो एजेंसी पेपर सेट करती है। एक एजेंसी के द्वारा पेपर सेट किया जाता है। धरनी जी, हमें एक बात को समझना पड़ेगा। जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी नौकरी का एग्जाम होना होता है या कोई नौकरी की ऐड निकलती है, तो आप देखेंगे कि हरियाणा में एक इस तरह का गैंग सक्रिय है जिसका प्रयास ये होता है कि किसी तरह से इस नौकरी को कोर्ट में उलझा दिया जाए। इस प्रयास को जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57 जो आपने कहा कि एग्जाम हो गया, वहां पे भी ये प्रयास हुआ था। माननीय कोर्ट ने बाद में एग्जाम की इजाजत दी। इस तरह का प्रयास पुलिस भर्ती के मामले में भी हुआ। और तो और पहले हरियाणा में इस तरह के गैंग सक्रिय थे जिनका एकमात्र उद्देश्य होता था पेपर लीक हो जाए। अभी राजस्थान के अंदर जिस तरह की स्थिति है, कांग्रेसी मित्र, जब भी उनसे मैं सवाल, मेरे कई बार ऐसा हुआ है कि किसी चर्चा में कांग्रेसी मित्रों से बात हुई, उनसे जब इस विषय पे सवाल पूछा जाता है तो वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिन लोगों ने इस तरह के प्रयास किए, उन लोगों को कानूनी रूप से कार्रवाई करके उनके सही स्थान पे पहुंचाया। आपको याद होगा पुलिस भर्ती का मामला था, पेपर लीक का। इस सरकार ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर तक से ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके लाई जिन लोगों का उस मामले में हस्तक्षेप या हाथ था, जो लोग इस तरह के प्रयास करते हैं। अब विपक्ष की परेशानी का कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। पहले जो नौकरियां भी थी वो विशिष्ट लोगों के लिए होती थी, जो सत्ता के चहेते होते थे, सत्ता के नजदीक होते थे। आपको याद होगा हुड्डा साहब के समय के अंदर HCS की भर्ती हुई थी। लगभग 50% से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती हुई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द के लोग थे, उनके बच्चे थे। पहले जो सत्ता के नजदीक, सत्ता का चहेता होता था, उसको सरकार की योजनाओं का, नौकरियों का लाभ मिलता था, लेकिन आम हरियाणवी तक योजनाओं का और नौकरियों का जो पहुंच नहीं होती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्ची खर्ची की जो व्यवस्था इस हरियाणा में चलती थी उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी। हरियाणा का युवा अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त करता है। आज हरियाणा के आप किसी गांव में चले जाएं और जो बच्चा इस सरकार में नौकरी लगा, आप उससे पूछें, वो आपको स्वयं बताएगा कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के उसको अपनी योग्यता पे नौकरी प्राप्त हुई। और यही विपक्ष की चिंता का कारण है। प्रवीण जी, एक और अहम इशू इस वक्त देश में खड़ा है, मामला लोकसभा राज्यसभा का है। IPC और CRPC में बदलाव केंद्र सरकार करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने उस मामले में सदन पटल पर भी स्पष्ट कर दिया है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 75 साल में जो भी सरकारें देश के अंदर रही, किसी ने भी इस व्यवस्था को, या यूं कहिए जो अंग्रेजों के समय की बनाई व्यवस्था थी, उसको बदलने का प्रयास नहीं किया। अंतर को हमें समझना पड़ेगा धरनी जी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो बनाए थे हमें दंडित करने के लिए, दंड देने के लिए। मतलब किसी तरह से भारतीयों को दंड दो, कंट्रोल करो, सत्ता को स्थापित करो। और वर्तमान सरकार जो बदलाव कर रही है उसका उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाने के लिए, कि आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी को जल्द से जल्द न्याय प्राप्त हो। और जो कानून 1860 में बने, 1890 में बने, 1899 में बने, समझने की बात यह है कि पहले चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही, कोई भी प्रधानमंत्री रहा, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई। और ये बहुत बड़ी मांग थी, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये कहावत बहुत हमारे पॉपुलर क्यों थी? क्योंकि कोर्टों में सालों साल मुकदमे चलते थे। अब इस कानून के अंदर तो समयबद्ध कर दिया गया है, 3 साल का। तो आम जन को जल्दी से न्याय प्राप्त हो, ये उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो वर्तमान स्टूडेंट हैं, अब स्टडी कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी टीन एज में मतलब के बाद ला करके निकले, IPC CRPC उन्होंने वो पढ़ी है जिसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। हिंदुस्तान की जितनी वकीलों की लाइब्रेरीज हैं, बार एसोसिएशंस की, बार काउंसिल्स की, उनमें ये CRPC और IPC यही पढ़ी है जो पुरानी है। लाइब्रेरीज जो कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा बनी, उनमें भी यही डाटा है। तो ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा कि नया चीज़ें दिमाग में बैठते बैठते टाइम लगेगा, एक लंबा समय लग सकता है? नहीं, धरनी जी, समझना पड़ेगा, जो ये बदलाव किया जा रहा है
जो इसका मसूदा तैयार केंद्र सरकार ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं उनसे सलाह मशवरा किया गया, देश में हाई कोर्ट के जजेस से सलाह मशवरा किया गया, देश में जितने लॉ कॉलेजेस हैं उनसे सलाह मशवरा किया गया, लॉ कमीशन की जितनी रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी किया गया। तो व्यापक स्तर पे सबसे मंत्रणा करके, सबके सुझाव लेके तब ये मसूदा तैयार हुआ है। तो जब लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज, उनसे इस बात पे मंत्रणा हुई, उनके सुझाव लिए गए, तो स्वाभाविक है जब वो सुझाव दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में उसके साथ साथ वो परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे का कहना है कि विपक्ष खामखा का हो हल्ला मचाने की आदत का शिकार है। इस वजह से सदन पटल के बाहर तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन सदन पटल के अंदर जो सामान्य चर्चा है उससे भी भागता नजर आता है। जहाँ तक नूह मामले की, बाढ़ मामले की और अन्य मामलों का जिक्र हमने किया, क्योंकि लोग और कांग्रेस के नेता इन मुद्दों का इशारा कर रहे हैं। प्रवीण अत्रे ने कहा कि हाँ, बीजेपी पूर्णतया तैयार है, कांग्रेस हिम्मत तो जुटाए, तथ्यात्मक और सकारात्मक भूमिका के रूप में चर्चा वहां पर करे। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन वहां रहता है और कौन भागता है। और कांग्रेस तो अधिकांश ऐसे वक्त में वॉकआउट करती नजर आती है। आईपीसी और सीआरपीसी में जो नया प्रोविजन होने जा रहे हैं, नए चेंजेस होने जा रहे हैं, वह एक क्रांतिकारी कदम है। प्रवीण अत्रे कहते हैं कि इन चीज़ों से आने वाले समय में जहां न्याय जल्दी मिलेगा, एक समय सीमा तय कर दी गई है 3 साल में न्याय देने की, उससे आम जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।